वो सब अपने अपने घरों में रहते थे। सिर्फ रोटेशन पर चंद वेटर्स की शबीना ड्यूटियां लगती थीं, वो भी मैं ही संभाल लिया करता था। मगर कभी कभी इसकी वजह यह थी कि मेरी रिहाइश होटल में ही यानी रूम सर्विस में ही थी। गर्ज ये कि मेरे वहाँ 24 घंटे के मुस्तकिल ठिकाने की वजह वहाँ हेड वेटर समेत दूसरों का भी भला हो गया था। कभी कभार तो हेड वेटर पप्पू मियाँ भी अपने हिस्से का काम मुझे सौंप कर अपने घर चला जाया करता था। चंद दिन मुझे वहाँ अपनी जगह बनाते हुए गुजर गई। मैनेजर का सामना अभी मुझसे नहीं हुआ था, मगर मैंने इसे देखा ज़रूर था और मुझे इसका नाम भी मालूम हो चुका था। इसका नाम मोहनदास था। वो वाकई बहुत अकड़ मिजाज इंसान था। मैंने अक्सर इसे वेटरों को बोलते हुए देखा था। मैं अलबत्ता इससे कन्नी कतरा जाता था। शंकर से मैं ज़रा ज़्यादा घुल मिल गया था। आखिर मैंने बातों बातों में इससे पूछ ही लिया था कि होटल को किसी मखसूस तकरीब के ऑर्डर्स वगैरह नहीं मिलते। इस पर इसने कहा, बड़े ज़बरदस्त ऑर्डर्स मिलते हैं। एक ऑर्डर तो हर महीने बंदा रहता है। अच्छा, कौन सा ऑर्डर? मैंने पूछा। मैंने बताया था ना यार तुझे, कर्नल आर.डी. गुप्ता अपने मालिक धनपत राय जी का बहुत गहरा दोस्त है और मालिक ही की तरह से इनके यहाँ हर महीने शाहाना तकरीब का ऑर्डर बुक रहता है। यार शंकर, एक बात तो बता, कर्नल साहब की तकरीब में तो हमारी टिप भी भारी बनती होगी। मैंने आखिर में दानिस्ता खुद को लालची जाहिर करते हुए पूछा, ताकि इसे मेरी कुरियत पर किसी किस्म का ज़रा भी शक ना हो। वो मेरी बात पर मायनी खेज मुस्कुराहट से बोला, कोई ऐसी वैसी टिप, हज़ारों रुपए की टिप बनती है। इसमें से हेड वेटर पप्पू मियाँ की कमीशन निकाल कर भी 2-3 हज़ार बच जाते हैं। अच्छा, मैंने इसीलिए तो ये तकरीबों वाली बात पूछी है। मैंने भी खुश होकर कहा, हाँ मैं समझ गया था। वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं भी मुतमईन हो गया कि इसे मेरे पूछने पाछने पर कोई शुबा न हुआ था। डेथ सर्कल के हेडक्वार्टर में महाना तकरीब की तारीख करीब आती जा रही थी। मैं भी इस इंतज़ार में था कि अब यहाँ एक कबाहत थी कि क्या ज़रूरी था कि मेरी भी ड्यूटी इस तकरीब में सर्विस फराहम करने वाले वेटर में लगती। मगर बकौल शंकर के मेरी साबिक खिदमात के सिले में मुझे भी ड्यूटी में शामिल कर लिया जा सकता था। मैंने डेथ सर्कल के हेडक्वार्टर के बारे में शंकर को ज़्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा था। यूं भी मुझे जो मालूमात हासिल करना चाहता था वो बातों बातों में ही चालाकी से इससे पहले ही पूछ चुका था और कोई ख़ास काबिल ज़िक्र बात सामने नहीं आई थी। बिल आखिर वो अहम दिन भी तलू हुआ। तकरीब की तैयारियां सुबह से ही शुरू हो गई थीं। तकरीबन 11 वेटर्स की ड्यूटी लगी थी और मैं भी इनमें शामिल था। तकरीब रात 10 बजे शुरू होना थी, जबकि हमें 6 बजे शाम ही को रवाना हो जाना था। फिर जब शाम के 6 बजे तो साजो सामान का सिलसिला हेडक्वार्टर तक पहुंचाने का काम शुरू हुआ। 3-4 चक्रों में यह काम मुकम्मल हुआ तो आखिरी चक्कर में जब मैं भी वैन में सवार होकर दीगर साथी वेटरों समेत रवाना होने लगा तो मैनेजर मोहनदास की अचानक मुझ पर निगाह पड़ी। हम इस वक्त सब लॉबी में मौजूद थे। हेड वेटर पप्पू मियाँ हमें हिदायत दे रहा था और सबको वैन में बारी बारी सवार करवा रहा था। इस वक्त मैनेजर मोहनदास भी वहीं खड़ा था। ये कौन है? इसने अकड़ मजाजी से पूछा। ये नया वेटर है शोक, हेड वेटर पप्पू मियाँ ने कहा। इसे किसके कहने पर रखा है और वो भी इतनी जल्दी इसे कर्नल साहब की टीम में शामिल कर लिया है? मुझे इस मरदूद पर गुस्सा आने लगा, मगर मैं मुसम्मी सूरत बनाए खामोश ही रहा। जनाब, इसे विक्रम की जगह पर रखा है और ये मालिक धनपत राय के एक दोस्त की सिफारिश पर रखा है। जाती अनाद होने के बावजूद हेड वेटर मैनेजर की इज्जत करने पर मजबूर था। इसने झूठ बोला। मैनेजर उलझन अमेज सोच में पड़ गया। मैं भी अंदर से परेशान हो गया। यह काम बिलखुसूस मैनेजर की निगरानी में होता था कि कर्नल आर.डी. गुप्ता के मेहमानों को सर्व करने के लिए कौन कौन से वेटर्स को रवाना किया जा रहा था और इनके नामों का इंदराज भी खुद मैनेजर मोहनदास ही कर रहा था। इस कड़ी निगरानी की वजह यही समझ आती थी कि डेथ सर्कल एक हसास और खुफिया इदारा था, इसलिए ये सख्ती थी। इसकी जगह दूसरे वेटर्स को भेजो, ये अभी नया है। तुम्हें मालूम है ये तकरीब किसी आम आदमी के यहाँ नहीं हो रही, ये भी तुम जानते हो। मैनेजर मोहनदास ने करख्त लहजे में हेड वेटर से कहा और मैं सुन होकर रह गया। ऐन वक्त पर काम बिगड़ने लगा था। सर, बाकी सब वेटर्स तो कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, हेड वेटर पप्पू मियाँ ने कहा। कुछ भी हो, इसने वहाँ नहीं जाना, इसने मेरी तरफ घूर कर कहा। मैंने भी अपने चेहरे से मायूसी जाहिर ना होने दी और हेड वेटर से बोला, सर जी, मैनेजर साहब का जो हुक्म हो, मैं इधर ही रह जाता हूँ। ये कहकर मैं वैन से दूर एक तरफ खड़ा हो गया। क्या नाम बताया था तुमने? मैनेजर ने मुझसे खुश्क लहजे में पूछा। जी सर, अशोक, मैंने जवाब दिया। तुम मेरे कमरे में आओ, इसने कहा और अंदर चला गया। देखो, तुम जानते हो मैंने मैनेजर से झूठ बोला था कि तुम्हें मालिक धनपत राय के किसी दोस्त की सिफारिश पर रखा था। तुम मनोहर लाल का नाम ले लेना समझे। मगर सर, अगर उन्होंने इससे कन्फर्म कर लिया तो मैंने किसी खदशे के ख्याल से कहा, इसकी फिक्र ना करो, मनोहर लाल खुद यादाश्त का चौपट आदमी है। रहे मालिक तो मैं इनसे खुद बात कर लूँगा। तुम जाओ अब और फालतू बात करने की कोशिश मत करना। मैं सर हिलाकर मैनेजर मोहनदास के कमरे की तरफ बढ़ गया। मुझे इस पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। मरदूद ने ऐन वक्त पर मेरा सारा मंसूबा तबाह कर दिया था।
बहरतौर मैं अपनी मर्जी चलाने से भी कासिर था। अब मेरी कोशिश यही थी कि किसी तरह मैनेजर मोहनदास को अपनी तरफ से मुतमईन कर लूँ। लिहाजा मैं अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों पर काबू पाता हुआ इस कमरे में दाखिल हुआ। इसका कमरा शाहाना अंदाज का था। वो सामने एक जहाजी साइज की मेज़ के अकब में भारी भरकम ऊंची पुश्तगाह वाली रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। जी सर, क्या हुक्म है मेरे लिए? मैंने इसके सामने बादब खड़े होकर मुअद्दबाना लहजे में कहा। वो चंद सानियाँ घूरती हुई बांपती नज़रों से मुझे यकटक देखता रहा, फिर सर्द लहजे में बोला, राय साहब के कौन से दोस्त की सिफारिश लाए थे? मनोहर लाल, मैंने पप्पू मियाँ की हिदायत के मुताबिक मुख्तसरन जवाब दिया। कहाँ रहते हो? इसने बदस्तूर भांपती हुई नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज रखते हुए अगला सवाल किया। बड़ौदा चौक की एक खोली में अपनी विधवा बेवा खाला के साथ रहता था, मगर इसके दयानत होने के बाद मेरा दिल वहाँ न लगा। इससे पहले कौन सा काम करते थे? किसी दुकान में सेल्समैन था। कौन सी दुकान में? आकाश क्लॉथ शॉप। मैंने फर्जी नाम बताया। वो किस जगह है, इसका मुकम्मल पता और दुकान के मालिक का नाम बताओ, इसने कहा, और मेरे अंदर की बतदरीज बढ़ती हुई सनसनी खेज पकड़ धकड़ तेज तर होने लगी थी। मैंने हेड वेटर पप्पू मियाँ को तो बेवकूफ़ बना लिया था, लेकिन इस खराट मैनेजर मोहनदास को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी नज़र आ रहा था कि चूंकि इस होटल की सर्विस को ख़ास तौर पर डेथ सर्कल के आला अफसरान के लिए हायर किया जाता था, इसलिए बिलखसूस नए भर्ती होने वाले वेटर की कड़ी जांच पड़ताल की जिम्मेदारी मैनेजर मोहनदास को ही सौंपी होगी। मैं इस काम को जितना आसान समझ रहा था वो इतना ही मुश्किल साबित हुआ था, बल्कि उल्टा मेरी जान को भी खतरा लाहक होने लगा था। इस तरह ये जहांदीदा और खराट मैनेजर मोहनदास मेरे झूठ का पोल खोलने के दर पे था। बाहर तौर मैंने इसे फर्जी नाम पता बताया। मेरा ख्याल था कि अब वो मुझसे अगला सवाल करेगा, मगर इसने इस वक्त एक कागज़ पर मेरा बताया हुआ फर्जी नाम पता दर्ज किया, फिर पूछा, कोई फ़ोन नंबर? मेरा दिल अब साईं साईं करती कनपटियों पर धड़कने लगा। मैंने बमुश्किल अपनी गिड़गिड़ाती कैफियत पर काबू पाते हुए कहा, जी फ़ोन नंबर तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, आखिर में कहा, और मैं खामोशी से सर झुकाए काउंटर पर आ गया। अंदर से मेरी हालत अब गैर होने लगी थी, मगर मैंने परेशानी के तासुरात को चेहरे पर जाहिर न होने दिया। मगर बात ही ऐसी थी कि फ़िक्र व तशवीश की परछाइयों को हेड वेटर पप्पू मियाँ ने फ़ौरन ही मेरी आंखों और चेहरे से महसूस कर लिया था। इसलिए वो मुझसे बोला, लगता है इस पापी ने कुछ ज़्यादा ही तुम्हारी खबर ले ली है, जो यूं तेरा थोबड़ा सूजा हुआ है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं सर जी, मैंने कहा। समझ गया, तेरी भारी टिप का मौका हाथ से निकल गया। वैसे कर्नल साहब की इस माहाना जश्न-नुमा तकरीब में वाकई हज़ारों रुपए की टिप मिलती है। वो अपनी तई ये समझते हुए बोला, चल तू चिंता न कर, अगली बार मौका मिल जाएगा। मैंने भी यही जाहिर किया, मैं अपने इस भारी टिप वाले नुकसान से परेशान हूँ। इसके बाद मैं अपने हाल कमरे में आ गया। घाक मैनेजर मोहनदास की तरफ से मैं तशवीश और परेशानी का शिकार हो गया था। अगर बात सिर्फ नाम वगैरह पूछने तक ही महदूद रहती तो इतनी परेशानी मुझे ना होती, लेकिन इस बदबख्त का बाल की खाल निकालना और फिर मैंने जिस फर्जी दुकान और मालिक का नाम भी फर्जी बताया था वो इसने एक कागज़ पर नोट कर लिया था, जिसका साफ मतलब था कि वो अगले दिन सबसे पहले अपने पते को कन्फर्म करके मालिक से मेरे बारे में तफसील मालूम करने का पक्का इरादा रखता था। और जाहिर है ये नाम पता झूठा और फर्जी नाम होने की वजह से क़यामत तक उसे नहीं मिल सकता है, इसलिए मेरा भांडा फूटना यकीनी अमर था। कुछ बईद ना था कि मैनेजर मुझे फ़ौरन गिरफ्तार भी करवा देता। मैं शदीद झंझलाहट अमेज़ परेशानी और तशवीश का शिकार हो गया था। कामयाबी के ऐन करीब पहुंचकर मैं बुरी तरह न सिर्फ नाकामी से दो चार हो गया था, बल्कि ख़ुद भी अपना भी ख़तरा हो गया था। यकायकी मेरे अंदर ख़तरे का अलार्म बजना शुरू हो गया। मेरी छठी हिस्स चीख चीख कर मुझे अनजाने ख़तरे से होशियार कर रही थी। तब फिर मान एक ख़तरनाक ख्याल मेरे जहन में उभरा। अगर मैं आज के आज इस बदबख्त मैनेजर का खात्मा कर डालूं तो किसी हद तक फौरी ख़तरात से बचा जा सकता है। मेरे मिशन में जो रुकावट हायल होती थी मैं इसे जड़ से उखाड़ फेंकना जायज़ समझता था। चुनांचे मैनेजर मोहनदास को भी अब मैं अपने मिशन की एक अहम रुकावट समझ रहा था। अचानक इंटरकॉम का बिजर गूंजा। वेटर को कॉल करने के लिए ये इंटरकॉम यहाँ नस्ब करवाया था। हेलो, मैंने रिसीवर से कान लगाकर कहा। अशोक, ज़रा काउंटर पे पहुँचो जल्दी। दूसरी तरफ से हेड वेटर पप्पू की आवाज़ सुनाई दी और राब्ता मुनक़ता कर दिया। मेरा दिल यकबारगी से ज़ोर से धड़का। जाने क्या बात थी। खैर, मैं सर्विस रूम से निकला और नीम तारीख राहदारी से गुजर कर काउंटर पर पहुंचा तो चूक पड़ा। वहां हेड वेटर के साथ वैन का ड्राइवर मौजूद था। ये इसी वैन का ड्राइवर था जो वेटर्स की खेप लेकर डेथ सर्कल के हेडक्वार्टर रवाना हुआ था। अशोक, तुम्हारी मुराद बराई। हेड वेटर पप्पू ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। जी सर जी, मैं समझा नहीं। मैंने उलझ कर पूछा, ताहम मेरा दिल किसी ख्याल के तहत मुसरत से धड़कने लगा था। कुछ सामान ले जाना है, अब तुम्हें भेजा जा रहा है, इसने कहा। मगर मैनेजर साहब का हुक्म। मैंने खुशी के एहसास को दबाते हुए पूछा। इन्हीं के हुक्म पर तो कह रहा हूँ, वो भी साथ जा रहे हैं, इसने कहा। न जाने क्यों खुशी का एहसास एक अनजाने खदशे में बदल गया।
सुनो, जो भी टिप मिले मेरा कमीशन याद रखना, वो आखिर में मायनी खेज लहजे में बोला। मैंने जल्दी से कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, मुझे शंकर ने सब कुछ बता दिया था। गुड खासे समझदार आदमी लगते हो, लेकिन मैं मैनेजर मोहनदास के इस अचानक फैसले पर क्यों जाने अंदर से ठटक गया था। बाहर तो जरा देर बाद मैनेजर अपने कमरे से निकलता हुआ दिखाई दिया। हेड वेटर के करीब आकर बोला, हाँ भाई पप्पू, तुमने बोतलों के क्रेट रखवा दिए हैं? जी सर, एहतियातन सोडा वाटर भी रखवा दिया है। समझ में नहीं आता बोतलें कैसे कम हो गई। वो बिड़बिड़ाया। ठीक है, आओ अशोक, इसने मुझसे कहा और फिर हम बाहर आकर वैन में सवार हो गए। मैंने अकबी नशिस्त में देखा, वहाँ आला दर्जे की शराब की बोतलों के 3 क्रेट रखे हुए थे। तो ये वजह थी अचानक मुझे साथ ले जाने की। मैंने दिल में सोचा, मगर जब मोहनदास खुद जा रहा था तो फिर मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहा था? इसका जवाब भी मुझे मिल गया। दरअसल मोहनदास इस काम से फारिग होकर अपने घर जाना चाहता था। इसकी कार ख़राब हो गई थी और वैन वाले को इसने पहले घर उतारने का कहा था। खैर मोहनदास का घर ज़्यादा दूर न था। वहाँ उतरने से पहले इसने मुझे ताकीदन कहा, अशोक तुम अभी नए हो, वहाँ सब आला अफसर मदऊ हैं और सब मदहोश भी रहते हैं। कोई ऐसी वैसी गलत और गैर इखलाकी हरकत मत करना, क्योंकि वहाँ हसीनो जमील रकासाएँ भी आती हैं। इनसे फ्री होने की हरगिज़ कोशिश मत करना। वहाँ हमारे होटल की साख बुरी तरह मुतासिर होगी, क्योंकि पहले भी एक नए वेटर ने किसी हसीना से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। इसे मैंने खड़े खड़े नौकरी से निकाल दिया था। आप बिल्कुल चिंता न करें सर जी, मैं अपने काम से काम रखूँगा, मैंने मुअद्दबाना लहजे में कहा। इसी में तुम्हारी बेहतरी है, वो आखिर में इसरार भरे लहजे में बोला। इसके बाद ड्राइवर ने वापस वैन मोड़ ली और ख़ास तेज़ रफ्तारी से डेथ सर्कल के हेडक्वार्टर की तरफ दौड़ने लगा। किस्मत अचानक ही मुझ पर मेहरबान हो गई थी, मगर ख़तरा अब भी जूं का तूं सर पर मंडला रहा था। मैं इतफाक़ी तौर पर तो किसी हद तक कामयाब रहा था, मगर घाक मैनेजर मोहनदास की तरफ से हनूज़ में तफक्कुर में मुब्तला था। बल्कि अब जहां मैं अपनी इस अचानक इंतहाई कामयाबी पर खुश था, वहां मैं एक दूसरी किस्म की मुश्किल का भी शिकार हो चुका था। अगर मैं अपने मिशन की तकमील में रवाना हो जाता तो मैनेजर मोहनदास का किस्सा निपटने से रह जाता। दोनों काम ज़रूरी थे, मगर बदकिस्मती से मरहलावार पोजीशन में ना थे। मुझे पूरा यकीन था कि ये महज मजबूरी की बिना पर मोहन ने अपना फ़ैसला बदला था और सुबह होते ही होटल आने से पहले वो मेरे बताए फ़र्जी नाम पते पर मेरे बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा। एक ख्याल ये भी मेरे जहन में आया था कि हो सकता है मोहनदास इस बात को काबिल इत्तना न समझे, मेरी खोजना का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। बहर तौर मैं अब तनबे तकदीर हो गया था। वैन डेथ सर्कल के हेडक्वार्टर पहुंचकर रुक गई। यहाँ हंगामा शोर होगा अरूज पर था। मैं जल्दी जल्दी शराब के क्रेट उतारने लगा। शंकर भी मुझसे आन मिला। मैं अब ट्रे हाथ में लिए धड़कते दिल के साथ डेथ सर्कल के एहलकारों को सर्व करने में मसरूफ़ हो गया। ये मेरे वतन दुश्मनों का वो खुफिया अड्डा था जहाँ मेरे वतन के खिलाफ नापाक साजिशों की मनसूबाबंदी और तारो पोत बुने जाते थे। मैं बगौर एक एक एहलकार के चेहरे देख रहा था। मेरी कोशिश यही थी कि मैं अंदर हसास गोशों तक भी रसाई हासिल कर सकूं। वेटर इधर आओ मान, एक एहलकार ने मुझे पुकारा। मैं फ़ौरन इसकी तरफ लपका, यस सर। मैं इसके करीब जाकर मुस्तैदी से बोला, कर्नल साहब की ब्रांड की बोतल और 2 जाइंट पीस ले जाओ। उसने तहुक्माना कहा और मेरी रगों में लहू की गर्दिश तेज़ हो गई। मैंने मुद्दबाना मुस्कुराहट से पूछा, माफ़ कीजिएगा सर, मुझे इल्म नहीं है कि कर्नल साहब कहाँ तशरीफ़ रखते हैं। शंकर को भेज दो, नॉनसेंस। वो बिला वजह ही गुस्से हुआ। मैंने आफियत इसी में जानी कि जी सर कहकर वहाँ से खिसक लूँ। बाहर तौर मैंने शंकर से कर्नल RD गुप्ता के बारे में पूछा। तुम ले जाओ ट्रे, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, शंकर ने कहा। इसके बाद ट्रे तैयार करके मुझे बताया कि कर्नल इस वक्त कहाँ मौजूद था। बाहर तौर मैं ट्रे लेकर एक राहदारी से होता हुआ सीधा बेसमेंट यानी तहखाने में पहुंचा। वहां 2 एहलकार मुस्तैदी से मौजूद थे। जैसा कि पहले मज़कूर हुआ कि मुसल्ले एहलकार को पीने पिलाने की बिल्कुल इजाज़त न थी, वो वैसे ही चौकन्ना अंदाज में अपनी ड्यूटी संभाले हुए थे। बेसमेंट देखने में बहुत आरामदेह कमरा था। एक बड़े से सोफे पर एक सामली रंगत का तनोमंद मगर पुख्ता उल उमर शख्स मखसूस वर्दी में एक तरहदार हसीना को बगल में लिए फैल कर बैठा हुआ था। यही कर्नल RD गुप्ता था। गालबन यहाँ की कमांड इसके स्पुर्द थी। यहाँ मुझे एक कोने में 2 मज़ीद एहलकार बड़ी सी मेज़ के करीब बैठे हुए मिले। यहाँ पूरा कंप्यूटराइज्ड वायरलेस सिस्टम नस्ब था और दीवार पर स्क्रीन रोशन थी। मैंने बादब कर्नल को प्रणाम के से अंदाज में सलाम किया और ट्रे रखी। कर्नल हसीना के साथ महव था। एक एहलकार ने मुझे करख्त आवाज़ में फ़ौरन वापस लौट जाने को कहा। मैं बिला ताख़ीर उल्टे कदमों लौट आया और राहदारी में आ गया। फिर बजाय बाहर जाने के मैं आगे बढ़ गया। राहदारी बाएं जानिब मुड़ रही थी। मैं यूं ही खाली ट्रे हाथ में उठाए मज़कूरा सिमत घूम गया। सामने एक और कमरे का दरवाज़ा नज़र आया, जिसके ऊपर अंग्रेज़ी के हरूफ में रिकॉर्ड रूम लिखा था। वहाँ आसपास कोई मौजूद न था। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई और दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुलता चला गया।
धड़कते दिल से अंदर दाखिल होते ही मैंने अकब में फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। ये कमरा भी खासा बड़ा था और यहाँ दीवार गिर 2 बड़ी बड़ी अलमारियाँ नज़र आ रही थीं। अलमारियों में अनगिनत दराज नज़र आ रहे थे। मैंने एक दराज खींचकर बाहर निकाला तो अंदर कई मोटी मोटी फाइलें नज़र आईं। मेरा दिल कनपटियों में धड़कने लगा और मैं जल्दी जल्दी एक एक फ़ाइल को खोलकर पढ़ने लगा। एक फ़ाइल पर सीक्रेट ऑपरेशन तहरीर था। मैंने इसे खोला तो मेरी आंखें फैल गईं। इस फाइल में पाकिस्तान के मुतल्लिक तफसील के अलावा एडवांस और प्री प्लानिंग की भी मुफस्सल रिपोर्ट और डेथ सर्कल के ठिकानों के बारे में सारी मालूमात दर्ज थीं। बाकी फ़ाइलें मेरे काम की न थीं। मैंने इस अहम फ़ाइल के अंदर से तमाम कागजात निकाले और कमीज़ के अंदर बुनियान के नीचे छुपा लिए और ख़ाली फ़ाइल को चंद दूसरे गैर ज़रूरी फ़ाइलों के कागजात निकाल कर पुर किया और फिर दराज बंद करके जल्दी से बाहर राहदारी में आ गया और तेज़ तेज़ कदमों से जीने की तरफ बढ़ा। अचानक मैं ठटक कर रह गया। जीने से एक एहलकार नीचे बेसमेंट में उतर रहा था। इसने मेरी तरफ देखा। मैं जल्दी से खाली ट्रे हाथ में थाम कर जीने चढ़ने लगा। वो मेरे करीब पहुंचा तो ज़रा रुक कर वगौर मेरी तरफ घूरते हुए करख्त लहजे में बोला, तुम नीचे क्यों गए थे? सर, मैं कर्नल साहब की ब्रांड की वाइन और जॉइंट पीस देने गया था। मैंने फ़ौरन जवाब दिया और वो मुतमईन होकर नीचे उतर गया। मैंने इत्मीनान की सांस ली और इसके बाद इमारत से बाहर आ गया। कामयाबी के जोश से मेरा दिल सीने में बेतरह धड़क रहा था। अब मैं चाह रहा था कि जल्द अज जल्द ये तकरीब इख्तिताम को पहुँचे और मैं होटल पहुँचकर चुराई हुई फ़ाइलों का बगौर मुतालिया करूँ। तकरीब हस्बे मामूल रात गए तक जारी रही। इस दौरान मैंने मकदूर भर अच्छी तरह घूम फिर कर इमारत के मोहल्ले वकू का जायज़ा ले लिया था। यहाँ सिर्फ कर्नल RD गुप्ता ही रहता था और दीगर इसके अहलकार थे, जिनकी तादाद 15-16 से ज़्यादा न थी। कर्नल का एक करीबी साथी कैप्टन मुरली सक्सेना भी होता था। बाकी दीगर ऑफिसर्स का तल्लुक यहाँ से न था। वो यहाँ महज कर्नल गुप्ता की दावत ऐश पर आए थे और इनकी जीप्स भी बाहर इमारत के अहाते में मौजूद थीं। वक्त गुजर रहा था और मेरी मुस्तबराना बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। मुझे हर लम्हा यही धड़का लगा रहा था कि अगर किसी एहलकार ने रिकॉर्ड रूम में दाखिल होकर इस सीक्रेट फाइल को चेक कर लिया तो मैं संगीन मुश्किल से दोचार हो सकता था। बहरतौर सारे ऑफिसर्स नशे में टुन थे और अपनी अपनी हसीनाओं को बगल में दबाए इमारत के अंदर अपने कमरों में चले गए। बाहर मौजूद चौकस खड़े एहलकारों ने भी 1-2 पैक चढ़ा लिए थे। बिलाखिर खासी देर बाद हमारी वापसी का हुक्म हुआ। हम सब सामान और दीगर बर्तन वगैरह समेटे वैन में आ बैठे। मैंने भी लौटते समय गहरे इत्मीनान का सांस लिया। होटल पहुंचे तो सारे वेटर्स शबीना ड्यूटी की वजह से बुरी तरह थके हुए थे, मगर हेड वेटर पप्पू मियाँ ने उन्हें आराम करने से पहले अपनी कमीशन वसूली की। मैंने भी अपने हिस्से की टिप से कमीशन दी। इसके बाद कुछ वेटर तो वैन में ही अपने घरों को लौट गए, जबकि कुछ वहीं लॉबी में बिछे सोफों पर ढेर हो गए। मैं सर्विस रूम में आ गया। मैंने सबसे पहले दरवाजे को अंदर से लॉक किया, फिर कमीज़ के बटन खोलकर अंदर से सीक्रेट फाइल के कागजात बाहर निकाल लिए और मेज़ पर फैलाकर इनकी वर्क गिरदानी करने लगा। वो पूरे 25-30 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ाइल के कागजात थे। अब मैंने पहले सफ़े की फ़ाइल का मुतालिया करना शुरू किया। फिर जैसे जैसे मैं पूरी फ़ाइल का मुतालिया करता चला गया, मेरे दिल की धड़कनों में भी इजाफा होता चला गया। जोश से मेरा रवा रवा कांपने लगा। चेहरा सुर्ख हो गया, रगों में खून की गर्दिश तेज़ होने लगी थी। सीना जैसे भट्टी बन गया था। इस फाइल के 2 हिस्से थे। पहले हिस्से में वतन अजीज़ से मुतल्लिक नापाक साजिश के तारोपूद यानी प्री प्लानिंग की सूरत में बनाए गए थे। दूसरे हिस्से में डेथ सर्कल की इन खुफिया स्क्वाड्स की तफसील थी, जो मुख्तलिफ सूरत व हालात में वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ अपनी नापाक साजिशों को अमली जामा पहनाने में मसरूफ़ कार थे। डेथ सर्कल को 3 स्क्वाड्स में तकसीम कर रखा था और इस तरह इनके 3 अहम ठिकाने थे, जिनके खुफिया नाम और पते बमा नक्शों और मोहल्ले वकू के दर्ज थे। इनके नामों पे बिलतरतीब 01, 02 और 03 थे। एक अहम ठिकाना 01 तो यही था, जिसकी कमांड कर्नल RD गुप्ता के सपुर्द थी। दूसरा ठिकाना 02 सत्यापाल का था, जिसे मैं तबाह कर चुका था, जबकि तीसरा ठिकाना 03 खलीज खंबात में था। इसकी कमांडिंग एक मेजर RP चोपड़ा कर रहा था। इसके अलावा रॉ के अहम ठिकाने की भी निशानदेही की गई थी, जहां से डेथ सर्कल की दाग बेल डाली गई थी। रॉ का वो एक विंग सर्कल था जिसके ज़िम्मे खसूसी तौर पर डेथ सर्कल के इन तीनों यानी 01 और 03 के ठिकानों को हिदायत देना थी। ये मज़कूरा विंग रॉ के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था। अगर मैं इस विंग को नाबूद कर देता तो रॉ की पूरी बदनामी ज़माना तंजीम पूरे 20 साल पीछे चली जाती। इसके तबाह होने से इसे ज़बरदस्त नुकसान पहुंचता, मगर रॉ के इस विंग के हेडक्वार्टर के पते की कहीं भी निशानदेही नहीं की गई थी कि आया इस विंग का हेडक्वार्टर कहाँ था। ताहम फाइल के मुताले से जाहिर होता था कि इसके हेडक्वार्टर की निशानदेही डेथ सर्कल के खुफिया ठिकाने 03 में मौजूद थी। फाइल को मैंने कई बार बगौर पढ़ा। इसके अहम मंदरजात और नक्शों को अच्छी तरह जहन नशीन कर लेने के बाद मैंने इसे जला डाला। फिर इसकी राख सिंक में बहाने के बाद मैंने वेटरों वाली वर्दी उतार दी
और दूसरे कपड़े पहनकर बिस्तर पर दराज हो गया। अलबत्ता इससे पहले मैंने दरवाजे का लॉक ओपन कर दिया था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।